मैंने सस्ता मिलने के लालच में एक भूतिया घर किराए पर ले लिया। अंदर जाने की पहली रात ही शॉवर अपने आप चालू हो गया। मैंने हवा में गुस्से से चिल्लाकर कहा, पानी का बिल तुम भरना। पानी की धार अचानक रुक गई। मुझे लगा ये तो बस शुरुआत है। मुझे नहीं पता था कि अगले दिन क्या होगा। अगले दिन मैंने खाने की मेज पर 3 सब्जियां और एक सूप देखा। बगल में एक कागज रखा था जिस पर लिखा था खाने का खर्च 25। मेरे दिमाग में तेजी से हिसाब चलने लगा। 3 सब्जियां और एक सूप जिसमें मांस और सब्जियां दोनों थी। देखने में भी बहुत अच्छा था। बाहर किसी रेस्टोरेंट में ऐसा खाना कम से कम 50 का आता। आधा आधा करने पर सिर्फ 25। बहुत ही ज्यादा फायदा है। मैंने चॉपस्टिक उठाई और चमकदार तेल वाली लाल भुनी हुई मांस की एक बोटी उठाकर मुंह में डाल ली। स्वाद इतना अच्छा था कि मेरी जीभ ही निगल जाने का मन कर रहा था। मैं लगातार तेजी से खाना खाने लगा और हवा से अस्पष्ट आवाज में शिकायत करने लगा। मैंने कहा, भूत बहन, तुम भी बहुत कंजूस हो। इंसान मर गया फिर भी इतनी गिनती किताब रखती हो। थोड़ा बड़ा दिल नहीं रख सकती क्या? हवा बिल्कुल शांत थी। सिर्फ मेरे चबाने की आवाज आ रही। खाना खत्म करने के बाद मैंने संतुष्टि से जोरदार डकार ली। मैं संतुष्ट होकर बार बार डकार लेता रहा। चिकने बर्तनों को देखकर मैं आलस में पड़ गया। मैंने जानबूझकर बर्तन सिंक में बिना धोए रखे। मैं देखना चाहता था कि इस भूत की सीमा आखिर क्या है। अगले दिन सुबह मैं बर्तन और पतीले टकराने की हल्की आवाज से जाग गया। मैं धीरे धीरे दबे पांव रसोई के दरवाजे तक गया और देखा कि सिंक में रखे बर्तन चमक रहे थे, करीने से रखे हुए थे। पास में फिर एक कागज रखा था। इस बार खून से लिखा हुआ नहीं था बल्कि साधारण काली स्याही की पेन से लिखा था। बर्तन धोने का खर्च एक बार के 5 रुपए, महीने के अंत में हिसाब होगा। यह देखकर मैं हंस पड़ा। सच में कमाल है। मैं लिन फेंक 20 से ज्यादा साल जी चुका हूँ। पहली बार किसी इतने नियमों वाले भूत को देखा है। मेरी जीतने की इच्छा पूरी तरह जाग गई। आओ खाओ, आजा। मैंने जानबूझकर कूड़े से भरी थैली दरवाजे के पास रख दी। आधा रास्ता रोक दिया। हिम्मत है तो इसे फेंक कर दिखाओ। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि अगले दिन कूड़े की थैली गायब थी। दरवाजे पर एक नोट चिपका था। कूड़ा फेंकने का खर्च 10 रुपए। मैं रात देर तक काम करता रहा। आधी जान बची हुई हालत में घर लौटा। अंधेरे में लाइट जलाने की कोशिश की। अचानक कमरे की लाइट अपने आप जल गई। रोशनी हल्की और आरामदायक थी। आंखों को चुभ नहीं रही। मेरे दिल के किसी कोने में अचानक थोड़ी नरमी आ गई। तभी एक कागज लैंप के ऊपर से धीरे धीरे नीचे गिरा। तुम्हारे लिए लाइट छोड़ना, बिजली का खर्च अलग से लगेगा, ठीक है? अभी जो थोड़ी गर्माहट महसूस हुई थी वह बिजली का खर्च अलग से, इन 4 शब्दों से तुरंत चकनाचूर हो गई। मैंने छत की तरफ देखकर आंखें घुमा ली। इसी तरह की हंसी और परेशानी वाली लड़ाई में दिन गुजरते गए। धीरे धीरे मुझे अपनी इस भूत वाली रूममेट की आदतें समझ आने। उसका नाम सुवानचिंग था। उसे सफाई का बहुत जुनून था। मैं अपनी अंडरवियर जमीन पर फेंक देता तो वह खुद ही उठकर वॉश बेसिन में चली जाती। उसे हर चीज सही जगह रखने की आदत थी। मेरी किताबों की शेल्फ में अगर एक भी किताब ऊंचाई के हिसाब से नहीं लगी होती तो अगले दिन वह बिल्कुल सही तरीके से सजा दी जाती। उसका खाना बनाने का हुनर बहुत अच्छा था लेकिन वह बेहद मुश्किल। मैंने बस एक बार कहा कि सब्जी नमकीन है तो वह लगातार 3 दिन तक मेरे लिए उबला हुआ सादा टोफू बनाता रहा। वह एक जहरीली जुबान वाला भी था। मैंने एक डिस्काउंट वाली शर्ट खरीदी और आईने के सामने पहनकर देखने लगा। आईने पर धीरे धीरे पानी की भाप से बने हुए लगे कुछ शब्द दिखाई देने। सौंदर्य की समझ खराब है, पसंद खराब है और बटुआ तो उससे भी ज्यादा खराब है। मैं गुस्से से उछल पड़ा और हवा की तरफ देखकर चिल्लाया, तुम्हें इससे क्या मतलब है? तुम एक ऐसे लोहे के दिल वाले भूत हो जो मरने के बाद भी ए करके हिसाब रखता है। फिर आईने पर लिखे शब्द बदलकर हो गए एक दूसरे से बेहतर नहीं। मैं धीरे धीरे उसके अस्तित्व का आदी हो गया, बल्कि थोड़ा आनंद भी लेने लगा। कम से कम अब मैंने दोबारा इंस्टेंट नूडल्स नहीं खाए थे। कम से कम इस ठंडे बड़े शहर में कोई तो था जो मेरे लिए लाइट छोड़ देता था, चाहे उस लाइट का पैसा ही क्यों ना लेना। इस दिन मेरा इकलौता दोस्त जीबो शियाओ मुझे देखने आया। मैंने पहले ही सुवानचिंग को बता दिया था मेरा दोस्त आने वाला है। वो थोड़ा डरपोक है, आज थोड़ा शांत रहना। सुना? एक मैगजीन मेज से हवा में उठी और उसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में ओके लिखा था। अगले दिन जैसे ही जीबो शियाओ अंदर आया उसने नाक सिकोड़कर जोर से सूंघा। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। लीन फेंक, तू अमीर हो गया क्या? नौकरानी रख ली क्या? ये घर इतना साफ है कि लगता ही नहीं तू यहाँ रहता है। मैंने कहा, बस रहने की आदतें सुधर गई। मेरी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि चल रही गन फाइट वाली फिल्म अचानक बदलकर बिजनेस चैनल पर आ गई। जीबो शियाओ डर के मारे कांप गया। रिमोट कहाँ है? चैनल अचानक कैसे बदल गया? शायद कनेक्शन खराब होगा। मैंने बिना चेहरा बदले रिमोट उठाकर वापस कर दिया। हम दोनों बातें कर ही रहे थे कि जीबो शियाओ के सामने रखा कप खुद मेज के किनारे की तरफ 5 सेंटीमीटर खिसक गया। क्या बकवास है? कप खुद चल गया। मैंने शांति से कप वापस अपनी जगह रख दिया। डर मत, मेरा रूममेट थोड़ा शरारती है लेकिन खाना अच्छा बनाता है। जीबो शियाओ मुझे डर के साथ देखने लगा। उसकी नजर ऐसी थी जैसे वो किसी पागल इंसान को देख रहा हो। लीन फेंक, क्या तेरा तनाव बहुत ज्यादा हो गया है? तुझे भ्रम होने लगा है क्या? मैंने आह भरी। मुझे पता था कि यह बात समझाना मुश्किल है। बेहोश जैसे हालत में जीबो शियाओ को विदा करने के बाद मैं थोड़ी उदासी के साथ सोफे पर बैठ गया। तभी कमरे की लाइट थोड़ी धीमी हो गई और ज्यादा नरम लगने। मैंने मुड़कर उस बड़ी कांच वाली खिड़की की तरफ देखा।
सफेद कपड़े पहने एक लंबी आकृति पहली बार इतनी साफ दिखाई। वह अब भी आधी पारदर्शी थी, जैसे चलने वाली धुंध का एक गुच्छा हो, लेकिन मैं उसके कंधों तक आते लंबे बाल साफ देख सकता था। वह पूरी लगन से उस खिड़की को साफ कर रही थी जिसे मैंने आज सुबह अच्छे से साफ नहीं किया था। उसकी हरकतें बहुत ध्यान और गंभीरता से भरी थीं, जिसमें लगभग जुनून जैसी खूबसूरती थी। अचानक मुझे लगा कि दोस्त की चिंता और पूरी दुनिया की गलतफहमियां अब मायने नहीं रखती। इस इतने बड़े शहर में आखिरकार मेरा भी एक घर था और एक बहुत खास परिवार का सदस्य था। लेकिन अच्छे दिन ज्यादा समय तक नहीं टिके। पूंजी की ठंडी हवा आखिरकार मुझ जैसे छोटे कर्मचारी तक भी पहुंच गई। एक ठंडी ईमेल और कुछ बिना भाव वाली आधिकारिक बातें मेरी रोज 2 घंटे की यात्रा के बदले मिलने वाली छोटी सी सैलरी वाली नौकरी को खत्म करने के लिए काफी थी। हाथ में एक गत्ते का डिब्बा लिए मैं भीड़ से भरी सड़क पर चल रहा था। पहली बार मुझे लगा कि मैं किसी फेंकी हुई चीज की तरह हूं। घर लौटकर मैंने खुद को कंबल में छिपा लिया। लंबे समय से दबा हुआ दुख और बेचैनी आखिरकार इस समय बाहर आ गए। पता नहीं मैं कितनी देर तक रोता रहा। तभी लिविंग रूम से धीरे धीरे एक मधुर शास्त्रीय संगीत सुनाई देने लगा। वह मेरा सबसे पसंदीदा गाना था, डोरा का सिम्फनी नंबर 9। मैंने कभी खाना खाते समय हवा से कहा था कि यह धुन बहुत अच्छी है। लगता है ऐसे मुश्किल से मुश्किल दिन भी काटे जा सकते हैं। मैंने नाक पोंछी, भारी कदमों से कमरे से बाहर आया। खाने की मेज पर गर्म गर्म कोला चिकन विंग्स रखे थे। बगल में एक कागज शांति से रखा था, उस पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, फ्री। आखिरकार मेरी आंखों से आंसू निकल ही गए। ये दुख की वजह से नहीं था, बल्कि गर्माहट की वजह से था। मैंने पहली बार हवा की तरफ देखकर पूरी गंभीरता से कहा, धन्यवाद सुवांश। हवा में जैसे किसी की हल्की सी आह सुनाई दी। खाना खाने के बाद मैंने कंप्यूटर खोला और पागलों की तरह नौकरी के लिए रिज्यूमे भेजना शुरू कर दिया। लेकिन भेजे गए सभी रिज्यूमे ऐसे गायब हो गए जैसे पत्थर समुद्र में गिर गया। कभी कभी कुछ इंटरव्यू के मौके मिलते भी थे, लेकिन आखिरी समय में सब जगह से रिजेक्ट हो जाता था। बैंक खाते में मौजूद पैसे को हर दिन कम होते देखकर चिंता मेरी नसों को खा रही। मैं रात रात भर सो नहीं पाता था। आखिरकार मुझे उस कंपनी के इंटरव्यू का नोटिस मिला जिसका मैं सपना देख रहा था। इसके बाद मैंने अलमारी में संभाल कर रखे अपनी एकमात्र अच्छे कपड़ों वाले सूट को बाहर निकाला। इंटरव्यू वाले दिन मैं बहुत सुबह उठ गया। ज्यादा घबराहट की वजह से नीचे कॉफी शॉप से नाश्ता लेते समय मेरा हाथ कांप गया और एक कप गर्म कॉफी पूरी की पूरी मेरी शर्ट पर गिर गई। उस पल मुझे लगा जैसे आसमान ही गिर गया हो। मैं बदहवास हालत में घर वापस भागा। उस समय तो मेरा मन मर जाने का कर रहा था। इंटरव्यू में सिर्फ 1 घंटा बचा था। मेरे पास नई शर्ट खरीदने का बिल्कुल समय नहीं था। क्या मुझे ऐसे ही हार माननी पड़ेगी? तभी मैंने बाथरूम से वॉशिंग मशीन शुरू होने की हल्की सी आवाज सुनी। मैं वहीं रुक गया। मैं तुरंत वहां भागा और देखा कि कॉफी से खराब हुई मेरी शर्ट वॉशिंग मशीन के अंदर घूम रही थी। 20 मिनट बाद वॉशिंग मशीन बंद हो गई। फिर ड्रायर चल गया। उसके बाद फिर 20 मिनट बीते। एक साफ, गर्म और हल्की खुशबू वाली शर्ट किसी अदृश्य हैंगर से मेरे कमरे के दरवाजे पर टंगी हुई। मैं अपनी आंखों के सामने उस पूरी तरह नई जैसी हो चुकी शर्ट को देखता रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं सपना देख रहा हूं। मैंने कपड़े बदले और घर से बाहर निकल पड़ा। मेट्रो स्टेशन जाने वाले रास्ते पर सुबह का सबसे ज्यादा भीड़ वाला समय था। समय हर सेकंड निकल रहा था और मेरे माथे पर पसीना आ गया था। तभी जब मैं मुड़कर बस पकड़ने जाने वाला था, मेरे सामने लगी मेट्रो मशीन ने अचानक बीप की आवाज की। हरी लाइट जल गई और बैरियर अपने आप खुल गया। मेरे पास सोचने का समय नहीं था। मैं तुरंत दौड़कर अंदर चला गया। प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो जिस मेट्रो में मुझे बैठना था उसके दरवाजे धीरे धीरे बंद हो रहे थे। जैसे ही दरवाजे पूरी तरह बंद होने वाले थे, मेरे दिल में ठंडक सी दौड़ गई। दरवाजे के बीच जैसे कुछ फंस गया और तेज अलार्म की आवाज आई। फिर दरवाजा दोबारा खुल गया। मैं गिरते पड़ते अंदर घुस गया। ट्रेन के अंदर मैं जोर जोर से सांस ले रहा था। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था। ये सब बहुत ज्यादा संयोग था। इतना संयोग जैसे कोई मेरे लिए रास्ता बना रहा हो। मैं इंटरव्यू शुरू होने से 5 मिनट पहले कंपनी पहुंच गया। मीटिंग रूम में बैठकर इंटरव्यू लेने वाले का इंतजार करना हर सेकंड मेरे लिए यातना जैसा था। काफी देर बाद आखिर मेरी बारी आई। मैंने गहरी सांस ली और कमरे के अंदर चला गया। 4 इंटरव्यू लेने वाले एक लाइन में बैठे थे। सभी के चेहरे गंभीर थे। घबराहट से मेरी हथेलियों में पसीना आ गया। जो परिचय मैंने तैयार किया था वो बोलने के समय मेरे मुंह तक आया, लेकिन अचानक सब खाली हो गया। मेरा दिमाग जैसे बंद हो गया था। जब मैं शर्मिंदगी में सोच रहा था कि कहीं छिप जाऊं, तभी मेज पर रखी एक काली पेन अचानक लुढ़क कर मेरे हाथ के पास आ गई। मैंने बिना सोचे पेन पकड़ ली। उसकी ठंडी छुअन ने मुझे तुरंत शांत कर दिया। मैंने नीचे देखा तो पेन पर छोटे लेकिन साफ 2 शब्द खुदे हुए, खुद को संभालो। मेरा दिल तुरंत स्थिर हो गया। वे 2 शब्द जैसे किसी ताकतवर दवा की तरह मेरे शरीर में हिम्मत भर गए। मैंने कहा, सभी इंटरव्यू लेने वालों को नमस्कार, मेरा नाम लिन फेंक है। उस इंटरव्यू में मैंने अपने जीवन का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। 1 हफ्ते बाद मुझे सफलतापूर्वक उस कंपनी का ज्वाइनिंग नोटिस मिल गया। ज्वाइनिंग वाले दिन मैं सबसे पहले सुपरमार्केट गया और एक अच्छी शराब की बोतल खरीदी। साथ में बहुत सारी ताजी चीजें भी लीं। घर वापस आकर मैंने पूरा बड़ा खाना बनाया। फिर 2 गिलासों में शराब भरी। मैंने एक गिलास उठाया और कहा, सुवांशिंग,
यह जाम तुम्हारे लिए है, धन्यवाद। मेरी गोल्डन सपोर्ट। दूसरा गिलास हल्का सा हिला और उससे एक साफ और मधुर टकराने की आवाज आई, जैसे वह मुझे जवाब दे रही हो। मैं मुस्कुराया, लेकिन मेरी आंखें नम हो गईं। मुझे पता था कि मैं अकेला नहीं हूं। मेरे पास एक ऐसा रक्षक है जिसे कोई देख नहीं सकता। मेरी और सुवानचिंग के साथ रहने वाली जिंदगी नई नौकरी मिलने के बाद पहले से कहीं ज्यादा अच्छी और शांत हो गई। मैं पैसे कमाकर घर चलाने की जिम्मेदारी संभालता था और वह घर को व्यवस्थित रखती थी। साथ ही अपनी उस हिसाब किताब वाली सोच से मेरे खर्चों पर नजर रखती और मेरी बचत की योजना बनाती। मुझे धीरे धीरे इस खास तरह के साथ की आदत हो गई थी। हर दिन ऑफिस से लौटने पर गर्म खाना तैयार मिलता। हर महीने सैलरी आने पर एक वित्तीय मैनेजर की तरह वह मेरा बजट बना देती। जब भी काम में कोई परेशानी आती, मेरी टेबल पर अचानक उससे जुड़ी किताबें और जानकारी मिल जाती। वह एक शांत गुरु जैसी थी, एक हर काम संभालने वाली मैनेजर जैसी थी और एक ऐसी अजनबी जो मुझे सबसे ज्यादा जानती थी। लेकिन उसके अतीत के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। जैसे जैसे हमारे बीच समझ बढ़ती गई, मेरी जिज्ञासा भी बढ़ती गई। आखिर सुवानचिंग की मौत कैसे हुई थी? इंटरनेट पर एक अस्पष्ट खबर में लिखा था कि उसकी मौत गलती से जहरीली गैस के कारण हुई थी, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि कुछ गड़बड़ है। मैंने उससे पूछने की कोशिश की, सुवानचिंग, आखिर तुम्हारी मौत कैसे हुई थी? कमरे की लाइट एक बार झपकी। वह जैसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन किसी ताकत ने उसे रोक रखा था और वह अपनी बात साफ तरीके से पहुंचा नहीं पा रही थी। उसकी प्रतिक्रिया जितनी ज्यादा तेज होती गई, मेरा शक उतना ही बढ़ता गया। आखिरकार मैंने फैसला किया कि इस घर से ही शुरुआत करनी होगी। मैंने उस प्रॉपर्टी एजेंट को ढूंढ निकाला जिसने मुझे यह घर किराए पर दिया था। उसका नाम जो मैनली था। मैंने उसे पास के एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाया। बहाना बनाया कि किराया बढ़ाने और आगे रहने की बात करनी है। जो मैनली अब भी पहले जैसी ही गर्मजोशी और मुस्कुराहट वाली थी। लिन साहब, यहाँ रहना कैसा लग रहा है? ये घर अच्छी जगह पर है, इसका नक्शा भी अच्छा है। बस पहले यहाँ कुछ हुआ था, आम लोग इसे संभाल नहीं पाते। आपको देखकर लगता है आपकी हालत अच्छी है, इसलिए मुझे पता था कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने कहा, हाँ, सब अच्छा है, बस मुझे थोड़ी जिज्ञासा है कि इस घर में पहले आखिर हुआ क्या था। मैंने इंटरनेट पर देखा, लेकिन सिर्फ एक धुंधली सी खबर मिली जिसमें लिखा था कि घर की मालकिन की अचानक मौत हो गई थी। वह बोली, पुरानी बात है, बस एक हादसा था। नौजवान हो, ज्यादा मत सोचो, आराम से रहो। वैसे इस घर का भाग्य अच्छा है। देखो, यहाँ रहने के कुछ समय बाद ही तुम्हारी नौकरी भी बेहतर हो गई। ये तो किस्मत बदलने की निशानी है। उसने बड़ी चालाकी से बात को दूसरी दिशा में मोड़ दिया। उसकी बातों में बार बार मुझे ज्यादा सोचने से रोकने की कोशिश थी। उसकी ये ज्यादा चिंता मुझे अजीब लग रही थी। एक सामान्य एजेंट को सिर्फ किराए और कॉन्ट्रैक्ट की चिंता होती है, फिर वह मेरी मानसिक स्थिति की इतनी चिंता क्यों कर रही थी और बार बार इस घर के अतीत के बारे में जानने से क्यों रोक रही थी? कुछ औपचारिक बातें करने के बाद मैंने जो मैनली को विदा कर दिया, लेकिन इस मुलाकात ने मेरा शक खत्म नहीं किया, बल्कि मेरी सतर्कता को और बढ़ा दिया। उसी रात मैंने एक ऐसा सपना देखा जिसने मुझे डरा दिया। मैं घने सफेद कोहरे के बीच खड़ा था, आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मैंने एक जानी पहचानी लेकिन अजनबी आवाज सुनी जो बहुत जोर से झगड़ रही थी। वह सुवानचिंग थी। जो मैनली, तुम पागल हो गई हो क्या? मैंने तुम्हें दोस्त माना और तुमने इस पैसे पर हाथ डाल दिया। वानचिंग, मेरी एक बार और मदद कर दो, आखिरी बार। मैं वादा करती हूं कि यह कमी पूरी कर दूंगी। असंभव, यह ग्राहक का पैसा है। तुम अपराध कर रही हो, तो तुम मुझे मरने पर मजबूर कर रही हो। झगड़े की आवाज और तेज होती गई। आखिर में मैंने एक भारी टकराने की आवाज सुनी और जैसे कोई चीज जमीन पर गिर गई हो। फिर सब कुछ शांत हो गया। मैं अचानक सपने से जाग गया। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था और मेरी पीठ पूरी तरह ठंडी हो गई थी। वह सपना बहुत ज्यादा असली लग रहा था। जो मैनली, सपने में सुवानचिंग ने यही नाम लिया था। मैंने लाइट जलाई और देखा कि स्टडी रूम का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। मुझे याद था कि मैंने सोने से पहले उसे अच्छी तरह बंद किया था। मैं अंदर गया और देखा कि मेज के सबसे नीचे वाला बंद दराज इस समय खुला हुआ था। उसके अंदर एक काले चमड़े की डायरी रखी थी। मेरे दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। क्या सु वानचिंग मुझे रास्ता दिखा रही थी? मैंने कांपते हाथों से डायरी खोली। डायरी में ज्यादातर बातें आर्थिक निवेश और रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों के बारे में थीं। मैं जल्दी जल्दी पन्ने पलटने लगा। आखिर डायरी के आखिरी हिस्से में मुझे एक नाम बार बार दिखाई दिया, जो मैनली। डायरी में लिखा था कि सु वानचिंग और उसकी बिजनेस पार्टनर ने मिलकर एक निवेश प्रोजेक्ट शुरू किया था। बाद में उसे पता चला कि जो मैनली ने उसके पीछे से बड़ी रकम निकालकर जोखिम भरी वर्चुअल करेंसी में लगा दी थी। आखिर में भारी नुकसान हुआ और बहुत बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो गया। सु वानचिंग ने डायरी में लिखा था, मैं विश्वास नहीं कर सकती कि जो मैनली ऐसा कर सकती है। कई सालों का भरोसा लालच के सामने कुछ भी नहीं रहा। मुझे उसे उसके किए की जिम्मेदारी उठाने पर मजबूर करना होगा, चाहे नतीजा कुछ भी हो। यह उसकी आखिरी डायरी थी। मेरा खून अचानक ठंडा पड़ गया। मैं डायरी लेकर वापस कमरे में आया और कांपती आवाज में हवा से पूछा, सु वानचिंग,
क्या तुम्हें मारने वाला जो मैनली है? मेरी बात खत्म होते ही ऊपर लगा क्रिस्टल झूमर जोर जोर से हिलने लगा। दीवार की घड़ी जमीन पर गिर गई और तेज आवाज के साथ टूट गई। पूरे कमरे का तापमान अचानक गिर गया। यह सबसे तेज प्रतिक्रिया थी जो मैंने कभी देखी थी, लेकिन इस प्रतिक्रिया ने मेरे सारे शक को सच साबित कर दिया। सुवानशिंग की मौत कोई हादसा नहीं थी, उसकी हत्या की गई थी, और वह अपराधी जो आज भी आजाद घूम रहा था वही थी जो मेरे सामने मुस्कुराकर बात करने वाली दयालु प्रॉपर्टी एजेंट थी। सच एक बर्फीले तेज चाकू की तरह था जिसने मेरी शांत जिंदगी के दिखावे को चीर दिया। मैंने उस घर को देखा जिसे सुवानशिंग हमेशा साफ सुथरा रखती थी। पहली बार मुझे अंदर तक ठंडी डरावनी भावना महसूस हुई। मैं चुप नहीं बैठ सकता था। लिन फेंक, तुम उसे नहीं छोड़ सकते। सुवानशिंग, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा और उसे वहां पहुंचाऊंगा जहां उसे जाना चाहिए। मैंने गहरी सांस ली और योजना बनाना शुरू किया। मुझे सबूत चाहिए थे। डायरी एक महत्वपूर्ण सुराग थी, लेकिन उसे सजा दिलाने के लिए काफी नहीं थी। मुझे जो मैनली को खुद गलती करने पर मजबूर करना होगा। मैंने कहा कि अब मेरी रुचि निवेश और पैसे की योजना बनाने में बढ़ गई है और विशेषज्ञ की सलाह लेना चाहता हूं। इस बहाने मैंने दोबारा जो मैनली से संपर्क किया। इस बार मैंने उसे एक भीड़ भरे खुले कैफे में बुलाया और पहले ही अपने फोन की रिकॉर्डिंग चालू कर दी। लिन भाई, तुम सच में आगे बढ़ने वाले इंसान हो। नई नौकरी मिलते ही निवेश के बारे में सोचने लगे। मैंने कहा, क्या करूं, गरीबी से डर लगता है। वैसे जो मैनली की नजर अच्छी थी उसी ने मुझे इतना अच्छा घर दिलाया, तभी तो मेरी किस्मत बदल गई। फिर मैंने कहा, वैसे मैं उस घर की पुरानी मालकिन सुशाओजाई के बारे में सोच रहा था। सुना है वह पहले फाइनेंस की एक्सपर्ट थी, क्या वह भी निवेश करती थी? मैंने उसकी आंखों पर ध्यान रखा। जैसे ही मैंने सुवानशिंग का नाम लिया उसकी पुतलियां हल्की सी सिकुड़ गईं। वह बोली, हाँ, सु शाओजाई तो बहुत काबिल इंसान थी, बस अफसोस है कि इतनी प्रतिभाशाली जिंदगी जल्दी खत्म हो गई। मैंने कहा, मुझे हाल ही में घर में उनकी कुछ डायरी और नोट्स मिले हैं। उनमें बहुत सारे प्रोफेशनल शब्द हैं जो मुझे समझ नहीं आते। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? मैंने धीरे से ये बात। आखिरकार जो मैनली के चेहरे पर हल्का सा बदलाव आया। कॉफी पकड़ने वाला उसका हाथ थोड़ा कांप गया। डायरी? ओह, दूसरों की निजी चीजें हैं, हमें उन्हें यूं नहीं देखना चाहिए। लिन भाई, आप उस घर में रहते हैं, आपको कोई अजीब चीज महसूस तो नहीं हुई? अजीब चीज? जैसे क्या? उसकी आवाज धीमी हो गई और आंखों में झांचने वाली नजर आ गई। जैसे रात में कोई आवाज सुनना या चीजों का अपने आप हिलना। मेरा दिल बैठ गया। वो मेरी जांच कर रही थी, ये जानना चाहती थी कि मुझे सुवानशिंग के बारे में पता है या नहीं। मैंने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो बहुत अच्छी नींद सोता हूं। शायद मेरी किस्मत मजबूत। उस मुलाकात में हम दोनों एक दूसरे को परख रहे थे, लेकिन किसी को भी वह जवाब नहीं मिला जिसकी तलाश थी। उस दिन के बाद मुझे महसूस होने लगा कि कोई अदृश्य आंखें मेरा पीछा कर रही। ऑफिस से घर लौटते समय हमेशा लगता जैसे पीछे कोई दूरी बनाकर चल रहा है, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई नहीं दिखता। घर की भूतियां दुनिया भी अब बदलने लगी थी। अब वह पहले जैसा व्यवस्थित घर और ध्यान रखने वाली गर्माहट नहीं रही। आधी रात को लिविंग रूम से चाकू तेज करने की आवाज आने लगी। एक के बाद एक आवाजें शांत रात में बहुत डरावनी लगती। बाथरूम के आईने पर अचानक लाल खून जैसा हाथ का निशान दिखाई देता, जैसे कोई अंदर से संघर्ष करते हुए बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। मुझे पता था यह सुवानशिंग का काम नहीं था। सुवानशिंग की मौजूदगी में एक व्यवस्था थी और एक अजीब सी नरम भावना थी, लेकिन यह सब सिर्फ शुद्ध बुराई और डर पैदा करने जैसा था। शायद जो मैनली ने कोई तरीका इस्तेमाल किया था या किसी को बुलाया था ताकि वह मुझे डराकर यहां से भगा सके। वह डर गई थी। उसे डर था कि मैं सुवानशिंग की छोड़ी हुई चीजों से कुछ ऐसा न खोज लूं जो मुझे नहीं पता होना चाहिए था। एक रात मैं डरावने सपने से जाग गया। मैंने देखा कि कमरे की खिड़की पर हल्की धुंध जमा हो गई थी। उस धुंध पर धीरे धीरे कुछ शब्द बनने लगे। वह सुवानशिंग थी,